सड़क से लेकर संसद तक वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अच्छी खासी चर्चा है, बल्कि बहस है। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जाना है। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी ने तो अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। वहीं विरोधी दल वक्फ बिल को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे, इसके अलग अलग पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल का ही जिक्र है। सरकार वक्फ संशोधन बिल को देश हित में बता रही है, तो विपक्ष इसे अलोकतांत्रिक करार दे रहा है। हजारों साल तक ये रिकॉर्ड रहेगा कि इतना अच्छा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं, इसको किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये रिकॉर्ड में रहेगा। लेकिन चर्चा तो करें। तो अगर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और आप बहाना बना करके अगर वॉकआउट करेंगे, तो मैं तो उसका जिम्मेदार तो हो नहीं सकता। एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ बिल बुधवार को 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। क्या वो नहीं चाहते कि इसका फायदा वक्फ का गरीबों को या पसमानदा मुस्लिम को मिले? उन्हीं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं जो मुतवल्ली हैं, केयर टेकर्स हैं या खुद। और ये विपक्ष को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मुसलमान को केवल वोट बैंक समझेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। बीजेपी के लिए संसद में विपक्ष तो चुनौती है ही, साथ ही एनडीए के सहयोगियों को साधने की भी अग्नि परीक्षा है। टीडीपी ने समर्थन का दावा किया है, लेकिन जेडीयू ने इशारों इशारों में बीजेपी को नसीहत दे दी है। अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है, तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। कुल मिलाकर वक्फ बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ सकता है। बीजेपी और विरोधी दल एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमकर तकरार लगातार जारी है, लेकिन इसके कुछ मुद्दे हैं जो विपक्ष की ओर से समझने जैसे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम चाहते हैं इस पर डिस्कशन हो, बातचीत की जाए, लेकिन विपक्ष जो है वो इसका सिर्फ सड़कों पर विरोध कर रहा है। विपक्ष गुमराह कर रहा है, ये आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। तो इस पर कई मेहमान जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ताओं से बात करूंगा, साथ ही साथ में राजनीतिक विश्लेषकों से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो विरोध कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी, उसके नेता डॉक्टर डीपी यादव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले डीपी यादव साहब से मैं इस पर बात करूंगा। यादव साहब, आपका स्वागत है। तो बीजेपी का एक कहना है सीधा सीधा कि हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सड़क पर ही, बयानबाजी में ही इसका विरोध कर रहे हैं। आप सदन में बात क्यों नहीं करते हैं और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी? मतलब क्या सवाल पूछे गए, किसके क्या कंफ्यूजन थे और उसको बीजेपी ने कैसे दूर किया? देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के 2014 से, वो सदन में कुछ अगर आश्वासन देते हैं, कुछ करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद में सबसे कम बहस हुई है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस बात को भी लिखा जाएगा कि जो विभिन्न मुद्दे थे, देश ही से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सदन में बहुत कम चर्चा करवाई है। आपको हमको याद होगा कि किस प्रकार से कोरोना काल चल रहा था, तो चुपके चुपके से जो 3 कृषि कानून थे उसको सरकार ने पास करा लिया था। लेकिन देखिए कितना विरोध हुआ, किसानों ने सड़क पर उतरकर उसके लिए संघर्ष किया और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने उस बिल को वापस लिया। इसी तरह से सेम कहानी जो है वक्फ बिल के साथ भी हो रही है।
सरकार तमाम तरह की बातें कर रही है, तमाम तरह के आश्वासन दे रही है, लेकिन इसको लेकर के जो सरकार को आश्वस्त करना चाहिए वो सरकार नहीं कर पा रही है। क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की मंशा बहुत गलत है। सरकार अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनको नहीं, देखिए डीपी यादव साहब, यही तो ना, अभी हमने पूरी रिपोर्ट दिखा दी, सारी खबरें चला रहे हैं, कौन क्या कह रहा है वो सब बता रहे हैं। जब डिस्कशन करते हैं तो हम यही तो समझना चाह रहे हैं ना कि थोड़ा इस पे, अभी आप भी अगर वही बात बोलेंगे जो तमाम नेता बयानों की, सरकार बहुत गलत कर रही है, सरकार जो है इनके विरोध में है, ये अहितकारी है, तो इससे कुछ चीज समझ में नहीं आएगी। आप वो पॉइंट्स बताइए। आपने बोला चर्चा नहीं करने दे रहे, उन्होंने कहा 8 घंटे की विस्तृत चर्चा होगी, चाहे विपक्ष चाहता है तो समय को बढ़ा दिया जाएगा, यानी सदन में चर्चा करने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोग वो बिंदु रखिए जिन पर कोई दिक्कत है, तो वो स्पेसिफिक, मैं किसी के बयान को, चाहे अखिलेश जी का बयान हो, चाहे ओवैसी का बयान हो, किसी के बयान में मैं नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि वो आमतौर पर राजनीतिक बयान दे रहे हैं, वो नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स क्या हैं, किस पर आपत्ति है, वो चीज साफ नहीं हो पा रही है। पॉइंट केवल एक है, वक्त भी को लेकर के सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार जमीन को हराना चाहती है। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। और समाजवादी पार्टी इस बोर्ड का कहीं जो है इसको रिजेक्ट करने का काम करती है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो हम कैसे पसंद कर दे। सरकार संसद इसको लेकर आएगी, बहस होगी, हमारी पार्टी बहस में भाग लेगी, बहस में भी बिंदुवार हम उसको रखने का काम करेंगे। डॉक्टर जी, रत्नाकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही साथ अरोक्या स्वामी जोसेफ जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी जोसेफ साहब बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, डीपी यादव साहब का एक ही कहना है, मतलब मैं पूछ रहा था, आप भी ये पूछना चाहेंगे और बोलेंगे भी कि आखिर वो पॉइंट्स क्या हैं। फिर भी ये जो विश्वास बनाने वाली बात है, विश्वास बहाली की बात है, ये तो एक कमजोर कड़ी रहेगी, क्योंकि विरोध व्यापक हो रहा है। बेशक उसमें बिंदु नहीं दिखाई देते जो आप लोग बार बार कहते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आपका विरोध है, लेकिन फिर भी लोगों में ये जो अविश्वास आया है ये यूं ही नहीं आया होगा। भारतीय जनता पार्टी की कुछ इमेज भी तो रही होगी मन में कि हाँ, ये अल्पसंख्यकों के लिए कोई बुरा फैसला हो सकता है, या मुसलमानों के लिए, माफ कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है प्रवीण जी आपको? जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि दो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोगों को बरगलाने का सिर्फ काम करते हैं और गुमराह करने का काम करते हैं, और इनको खुद ही नहीं पता है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनका ये विरोध कर रहे हैं। मैं ये पहली बार इस चैनल में नहीं, मैं अन्य चैनलों में भी ये मुद्दा उठा चुका हूँ कि आखिर आपका विरोध किन बिंदुओं पे, वो ये बता नहीं। हम देखिए, हम जो संशोधन करके ला रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल में, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो जो पहली चीज, जो वक्फ की संपत्ति है उसको कोई ना छीन रहा है, ना कोई ले रहा है, ना सरकार उसको लेगी। वक्फ की जो संपत्ति है वो एज इट इज रहेगी, और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी लाया जाएगा, डिजिटल अकाउंटिंग भी लाया जाएगा, और वो वक्फ बोर्ड जो आम लोगों के लिए काम करे, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, उस उद्देश्य से वो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, हमारे दरगाहों को छीन लिया जाएगा, हमारे घरों को छीन लिया जाएगा। कौन छीनेगा भाई, क्यों छीनेगा? कोई नहीं छीनेगा इनसे मस्जिद और इनके दरगाह। जो अवैध कब्जे हैं, सरकार के जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा करके इन्होंने जो प्रॉपर्टीज को मस्जिद बनाया है, दरगाह बनाया है, निश्चित रूप से उनको बताना पड़ेगा कि आप ये अवैध कब्जा क्यों किए हैं, किस हक से किए हैं। तो ये सारी चीजें जब सामने आएगी, और देखिए वक्फ बोर्ड का, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जो है किरण रिजिजू ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य के लिए हो नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करके और उसको रेंट आउट किए हैं, मतलब किराएदारी पे दिए हैं, और लाखों करोड़ों अपने पॉकेट में भरने का काम कर रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड इसीलिए बनाया गया था? क्या वक्फ बोर्ड की बुनियाद का इसीलिए कहा गया था कि भाई वक्फ बोर्ड की स्थापना होगी जिसमें गरीब, मजलूम और लाचार व्यक्तियों को जो है हम उसमें मदद करेंगे? लेकिन गरीब, मजलूम और बेवाओं का मदद करने की जगह ये तो जो लोग कब्जेदार हो गए हैं, जमींदार हो गए हैं, वो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पे वो कब्जे जो हटाए जाए, वो जो वक्त का देखिए, मैं तो इस पे, मैं खुद रत्नाकर जी खूब एनालिसिस इस पर कर चुका, मैं अपनी बातें भी रख चुका। मैं जो समझना चाहता हूं, मैं आप लोगों को कोट भी करता हूं, जब कोई बात कहता हूं तो कहता हूं बीजेपी के नेता ने, बीजेपी प्रवक्ता ने बातचीत में ये कहा।
अब वो जानने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा एक ऑथेंटिसिटी के साथ बात ये सामने आए कि मैं सब बात मानता हूं, मैंने उसको पढ़ा भी, मैं ये भी मानता हूं, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि इसके बहुत सारे बिंदु हैं जो फायदा पहुंचा सकते हैं। ये भी बहुत स्पष्ट है कि भैया जो पैसा आएगा भी, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है, उसको अगर लिया भी जाता है तो उसका इस्तेमाल भी जो है वंचित समाज के लिए, मुसलमानों के वंचित समाज के लिए किया जाएगा। ये बातें भी स्पष्ट हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय में इसका इतना विरोध, काली पट्टी बांधकर घूमना, इतना विरोध है कि आपके सहयोगी जेडीयू जैसी पार्टी तक घबराती है कि इस पर अभी हम स्पष्ट अपने पत्ते नहीं खोल सकते, हम सदन में बात को बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं वोट बैंक ना खिसक जाए। आपका ना हो लेकिन उनका तो है। देखिए प्रवीण जी, एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं यहाँ पे कि वक्फ संशोधन बिल जो है वह निश्चित रूप से जो कल पेश होगा और पास भी होगा, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और 293 नहीं, यह संभव है कि उससे ज्यादा भी वोट हमको मिले लोकसभा में, क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपक्षी दल के, जो ये उनकी अंतरात्मा जानती है कि वक्फ संशोधन बिल जब आएगा तो वह किसी समाज को, पसमानदा समाज को, गरीब वंचित समाज को फायदा देने के लिए ही ये लाया जा रहा है। वो कोई हिंदू समाज को फायदा देने के लिए या कोई राजनीतिक पार्टी को फायदा देने के लिए तो लाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अनाधिकृत रूप से लोग कब्जेदार बने हुए हैं उस पे, उनके अनाधिकृत कब्जे को हटा करके उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया जा रहा है। ये सब जानते हैं। और वो 293 का जो आंकड़ा है वो पार भी हो सकता है, तो ये निश्चित रहे। नहीं, अभी तो चिंता इस बात की है ना रत्नाकर जी की 293 पहले जो आप कह रहे हैं वो आ जाए, क्योंकि ये पहला मौका होगा प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान जब आपकी अग्नि परीक्षा होगी। आपके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड कितने आपके साथ में खड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप लोकसभा के आंकड़े देखिए प्रवीण जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इतना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास आंकड़ा है कि अगर हमारी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वह टीडीपी है, चाहे जेडीयू है, अगर वह बाइकॉट भी करती हैं तो भी संख्या जो है हमारे पक्ष में है। कहां से, मतलब कौन से वाले हैं आपके पास में? बाइकॉट करेंगे तो, बाइकॉट करते हैं तो मैं एक कौन है, सब्स्टिट्यूट क्या है, थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे तो कौन है वो? नहीं, संख्या के आधार पे वो जो 29 निकल जाएंगे और उसके बाद जो है हमारे पास जितने सांसद हैं वो बहुमत साबित कर लेंगे। वो आंकड़े हमारे जो है वहां पे पास होने के लिए पर्याप्त रूप में हैं। विरोध में वोट नहीं पड़ना चाहिए, विरोध में पड़ेगा तो ये परिस्थिति होगी। और लेकिन मैं बता दूं आपको स्पष्ट तौर से यहाँ पे कि आज भी मैं सुन रहा था बहुत सारे जेडीयू के नेता जो बैठे हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे अन्य जो उनके बड़े नेता हो, उनकी बातें सुन रहा था। उनको कहीं पे कोई विरोध नहीं है, वो सरकार के इस संशोधन के पक्ष में है। कुछ बिंदुओं के ऊपर जो है उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए और वो क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने वो नोट मांगे हैं, ड्राफ्ट नोट मांगे हैं, वो उसमें पढ़ेंगे। कुछ भी अगर आपत्ति होगी तो सदन में 8 घंटे की चर्चा होगी, इसमें वो किरण रिजिजू जो है वो क्लैरिफाई करेंगे सारी चीजों को और बताएंगे। देखिए, जो रत्नाकर जी बोल रहे हैं वो दर्शकों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप अगर असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी बयान को सुनेंगे तो वो 4 नामों का बार बार जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान। ये अगर चाहें तो बिल नहीं आएगा, इन्हें विरोध करना चाहिए। जब वो बार बार ये 4 कहते हैं तो इस 4 के बड़े मायने उनके लिए इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये सीधे सीधे प्रतिद्वंदी हैं कई सीटों पर। बिहार में जहां चुनाव हैं वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखते हैं, सीटें भी निकाल लेते हैं, वहां पर उनकी इन लोगों से टक्कर होती है। इसी तरह आप पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी के इलाके को देखें, चिराग पासवान, नीतीश कुमार आप समझ ही गए होंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ तो उनकी खैर है ही क्योंकि वहीं के हैं, तो वो राजनीति है। तो आप असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भी रत्नाकर जी की इस बात से समझ सकते हैं। डीपी यादव साहब, मैंने थोड़ा विस्तार से इसलिए बात की कि मेरे पास बहुत सवाल थे कल को लेकर। आपकी तरफ तो मेरा एक ही सवाल है कि आप अगर विरोध किन बिंदुओं पर है जो बीजेपी बार बार कह रही, किन चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं वो स्पष्ट कर दें, तो ही जो है बहुत हद तक ये हो जाएगा कि हाँ आपका विरोध बहुत सही दिशा में जा रहा है। डॉक्टर साहब, जब रत्नाकर सिंह जी अपनी बात रख रहे थे तो मैंने इनको टोकने का काम किया था, क्योंकि ये बात अपनी लगातार रख रहे थे तो मैंने जाते इंटरप्ट नहीं किया था। इनकी बातों से स्पष्ट हो गया कि ये कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जे हैं, जो गलत तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं एक्वायर की हुई है, उनको हम छुड़ाने का काम करेंगे। तो यही सारी इनकी मंशा पता चल जाती है।
अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अवैध है, कौन सा अवैध नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस खाने पर तोड़ना चाहेगी उसको अवैध कर देगी, जिसको चाहेगी उसको अवैध कर देगी। तो यहीं पर इनकी मंशा पता चल जाती है, साफ साफ जाहिर हो जाती है। नहीं, ये डीपी यादव साहब, मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया। आपके हमारे घर भी हैं, आप खुद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ऐसा थोड़ी कि बीजेपी बोलेगी डीपी यादव समाजवादी पार्टी वाले हैं, इनके घर को कब्जा लें, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोगों के पास अपने कानूनी अधिकार होते हैं, वो कागज जहां मांगे जाएंगे और कागज नहीं मिलेंगे वहां पर यह स्थिति बनेगी, और कागज नहीं मिल रहे हैं तो ये तो दिक्कत की बात है, इसमें तो पूछा जाना चाहिए। यही तो दिक्कत की बात है प्रवीण जी। आप और हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से, कागज तो बाद में दिखाइए, पहले बुलडोजर से ध्वस्त कर दीजिए। कोर्ट भी उसमें इंटरफेयर कर रहा है, कह रहा मकान बना करके दीजिए। ये बुलडोजर की नीति तो देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं, देखिए कानून की ताकत बड़ी है कि नहीं। प्रयागराज में जो बुलडोजर चला था और उस पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज मुआवजा देने की बात कही है, इससे स्पष्ट होता है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे देश में। भरोसा रखना चाहिए हमको। निश्चित रूप से जब घर गिर गया उसके बाद कौन सा मुआवजा, कैसा मुआवजा? जिस हिसाब से, जिस मेहनत से घर बनाया गया, क्या उतना मुआवजा देगी सरकार? नहीं देगी सरकार। सरकार ये चाहती है कि पूरी वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा कर ले और अपने पूंजीपति मित्रों के झोली में डाल दे। इसके अलावा इस वक्फ बोर्ड बिल में कुछ भी नहीं है। अब ये पसमानदा मुस्लिमों को आगे करके कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से किसान बिल में भी कर रहे थे कि ये जो है पंजाब के किसान इसका विरोध कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का किसान इसके साथ है, बिहार का किसान इसके साथ है। तो ऐसे ही ये कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मुस्लिमों में भी लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन सभी लोग, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस बिल की हकीकत को जान चुके हैं और इन्होंने बता दिया कि हम जो है, जो अवैध जमीनें हैं, जो गलत तरीके से कब्जा की गई जमीनें हैं, उनको छुड़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अवैध और वैध अपने पैरामीटर पर डिसाइड करेंगे और सभी को अवैध घोषित कर देंगे। ये देखिएगा, कल को एक आएगा। और वक्फ बोर्ड तो एक बहाना है जमीन हड़पने का। आगे इसके बाद रेलवे के लिए भी ऐसा ही कानून बनाएंगे, सेना के लिए भी ऐसा ही कानून बनाएंगे। जितनी जमीनें हैं उनकी गलत निगाह उन पे पड़ चुकी है और अपने पूंजीपति मित्रों को ये ओबलाइज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, जिनसे इन्होंने अरबों खरबों का चंदा लिया हुआ है, उनकी झोली में डालने के लिए थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए, सेना और रेलवे तो सरकार का ही हिस्सा है, वक्फ नहीं होता है। अब वक्फ को कानूनी दायरे में लाने का एक प्रयास चल रहा है, यहाँ पर कल बहस होगी, आना भी चाहिए। बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन रत्नाकर जी, आप लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जो अवैध भूमि कह रहे हैं, उसको लेकर कई बार कहा गया है कि वक्फ की बहुत सारी भूमि है जो बहुत पुरानी है, कुछ इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, कई बहुत ऐसी प्राचीन धरोहरें हैं जो वक्फ के पास में हैं। आप इनके भी कागज़ मांगने लगेंगे, किसकी अथॉरिटी में, ये नहीं होगा तो इसको एक्वायर कर लेगी सरकार। इस बात का डर जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताया, नेताओं ने जताया, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो लगातार इस बिंदु को उठा भी रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, इनके तो बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक तरीके से वक्फ संशोधन बिल लाया जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में कोई भी अलोकतांत्रिक तरीके से किसी बिल को पास नहीं। रत्नाकर जी की आवाज। जी जी जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही कोई बिल लाया जाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही उसको पास कराने का काम किया जाएगा। जी। इसी में विपक्ष पार्टियों को भी, सदस्य पार्टियों के सांसद को भी हमने सदस्य बनाया था और सारे लोगों का ओपिनियन लेने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। जी। जो एक प्रावधान होता है कि जब भी कोई भी बिल लाना होता है तो वो सदन में टेबल किया जाता है और टेबल करने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होती है। किसी भी व्यक्ति सांसद को अगर कोई भी बिंदु पे ऑब्जेक्शन है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के सांसद को इसका जवाब देना होता है। और कल 8 घंटा उसी के लिए मुकर्रर किया गया है कि 8 घंटे के अंदर जो भी इनके अंदर कंफ्यूजन होगा, जो भी पॉइंट ऐसे जो लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो जानबूझ करके ये कर रहा है, सारे बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे किरण रिजिजू जी। और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है, और निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से ये बिल जो है पास होगा। अब जेपीसी में भी जो किया गया उसमें आपको भी मालूम है कि लगभग 97,000 सुझाव जो है ऑनलाइन लिए गए थे। कम से कम 280 मीटिंग्स की गई थी। 15 राज्यों और 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड, 15 राज्यों में 25 राज्यों के अन्य वक्फ बोर्ड की जो है उनके नुमाइंदों को बुला करके और सबका सजेशन लिया गया था।
तो कहीं ना कहीं ये जो बिल बन रहा है इसका बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है। और बिल जब कल सदन में रखा जाएगा उसमें भी अगर सरकार 8 घंटे का चर्चा का जो समय रखी है तो वो तो देशवासी सुनेंगे ही ना, जानेंगे ही कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। कोई हाथ उठा करके और कोई बटन दबा करके तुरंत का तुरंत पास तो कर नहीं दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्शन होगा वो बताएंगे देश की जनता को। इनके पास कोई बिंदु नहीं है जिस पे ये ऑब्जेक्शन कर सके, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं प्रवीण जी कि सीए जब हम लोग लागू किए उसके पहले जब ये इन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया था, 3 महीने का शाहीन बाग में आंदोलन किया था, रास्ते जाम कर दिए थे, देश में कितना उपद्रव किया था इन लोगों ने। किसी की नागरिकता छीन जाएगी, किसी के मौलिक अधिकार छीन जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। हुआ क्या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ। अपितु जो सीए लाया गया उसमें तो हम लोगों ने अल्पसंख्यक भाई जो बाहर देश में रहते हैं उनको अधिकार देने का काम किया, लेकिन नहीं, इनको देशवासियों को गुमराह करना है और कहना है कि खून की नदियां बह जाएंगी, जेल भर देंगे, सत्ता को बेदखल कर देंगे। मैं समझ गया। देखिए क्या होता है, चर्चा में एक ऐसा बिंदु आता है जिसके बाद मुझे पता होता है कि ना तो इस पे कोई बहुत चर्चा आगे बढ़ेगी ना इस पे कोई जवाब मिलेगा। हालांकि जिस बिंदु पर आप लाए उसको तो मैं शुरुआत से रख रहा हूं कि इस पर बातचीत का अवसर दिया जा रहा है, लंबा समय रखा गया है। जो भी शिकायतें हैं, जो पहले तो अगर अहित वाले कोई बिंदु स्पष्ट रूप से सामने हैं तो वो पहले बाहर रख दिए जाएं, बाहर नहीं रखे गए तो चलिए सदन में एक स्वस्थ चर्चा होगी, उसमें सब अपनी अपनी बातों को रखें, अपने अपने विरोध को जता दें, तो ये एक तरीका है। लेकिन दूसरी बात है कि कई ऐसी बातें कही गई जिसमें कब्जाने वाली की बाद में, आज तो सब ठीक दिखाई देता है लेकिन बाद में इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये एक बात कही गई है। और इसके लिए वो विश्वास अर्जित नहीं किया गया जो विश्वास होना चाहिए था, जैसी भी कुछ बातें हैं। लेकिन डीपी यादव साहब, चर्चा से क्या दिक्कत है? कल चर्चा तो करेंगे ही, मुझे लगता है आपके नेता भी बोलेंगे, सभी नेता बोलेंगे यहाँ पर। जी देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से चर्चा होगी और समाजवादी पार्टी इसमें प्रभावशाली तरीके से जो भी इसमें खामियां हैं इस बिल के बारे में उसको सदन के माध्यम से उजागर करने का काम करेगी। लेकिन सदन से बाहर जिस प्रकार से इस बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं या सच्चाई कह रहे हैं, मैं तो सच्चाई कहूंगा, वो कहीं ना कहीं दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मूल बात यही है कि इसमें वैध और अवैध की बात की जो रेखा खींच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल के माध्यम से, जो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से जमीनों को कब्जाने की मंशा है सरकार की, वो बहुत गलत है। और इस बिल का जो लपोलुआब जो निकल रहा है, जो सार निकल रहा है, वो यही है कि वैध और अवैध के माध्यम से इसको जमीन को कब्जा लो और अपने पूंजीपति मित्रों को ओबलाइज कर लो, उनकी झोली में वक्फ की जो जमीनें हैं उनको डालने का काम कर दो। बस यही है डॉक्टर साहब। देखिएगा चर्चा होने के बाद भी यही सारी बातें निकल करके आएंगे। और अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि संसद में चर्चा हुई। अरे संसद में कितनी चर्चा किया आपने? कोई सार्थक चर्चा आज तक हुई हो संसद में तो बताइए। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई है, जो मूलभूत मुद्दे हैं कभी उस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है? नहीं दिया है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री के बारे में यही लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा से मूलभूत चर्चों से दूर भागते रहे और संसद को मजाक बनाने नहीं, अभी तो कल तो अच्छा खासा समय दे ही रहे हैं, कल तो ये कह रहे हैं ना कि समय दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं, रत्नाकर जी आपकी इस बात का जवाब देना चाहेंगे तो देंगे, लेकिन मुझे डीपी यादव साहब ये बताएं, ये जो पोलराइजेशन है ना, इसमें विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के साथ ये हो जाएगा, बीजेपी ऐसा कर रही है कि चक्कर में ऐसा लगता है कई बार आप उनका भी काम कर दे रहे हैं। वो तो चाहते ही हैं, वो उनकी तो राजनीति ये रही है बहुसंख्यक समाज वाली, तो उनके लिए तो आप एक तरीके से और ज्यादा मुफीद माहौल बना रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में कोई नहीं आने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो या अन्य कोई हो, सभी भारतीय जनता पार्टी से उठ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। ठीक, रत्नाकर जी अब क्लोजिंग कमेंट भी है और मैं चाहूंगा आप इन सवालों का जवाब देना चाहें तो जरूर दें। और मैं तो बस आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि ये थोड़ा जो पोलराइजेशन वाली राजनीति है ये अपने चरम पर आज के दौर में दिखाई पड़ती है। नहीं देखिए प्रवीण जी, अभी आपने सुना कई नेताओं के इनके वक्तव्य आए थे और आपने देखा कि ईद पे किस तरह से टीडीपी और जेडीयू के नेताओं के घर जाकर ईद का इफ्तार। ये क्या दिखाता है? ये यही दर्शाता है ना कि ये सिर्फ संख्या बल के आधार पे एक सही काम जो करने जा रही है सरकार, आप अपने वोट उनको नहीं देंगे ये डरा करके
और सिर्फ उसको इन लोगों को डर दिखा करके और चाहते हैं कि इसको रोक दे बिल को। यही डर दिखाने की कोशिश की जा रही है ना। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी पार्टियों से, जैसे पार्टियों से, क्या पूरे मुस्लिम समाज की ठेकेदारी इन्हीं लोगों के पास है? क्या मुस्लिम समाज पूरा का पूरा वोट? नहीं, वो तो खैर अजदुद्दीन ओवैसी साहब भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि लोग इसको कैसे लेते हैं। आमतौर पर जो जिस तरह का नमाज के दौरान विरोध देखने को मिला, उससे तो ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि जो प्रयास विपक्ष का रहा था खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर, उसमें वो कुछ हद तक सफल दिखाई दिए, क्योंकि बड़ा व्यापक इसका विरोध हुआ है। लेकिन सदन में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा लंबा समय देंगे, 8 घंटे की बातचीत, समय चाहे तो विपक्ष बढ़ा सकता है। इसके सारे बिंदुओं पर जिसके जो भी सवाल हैं, जो भी जिज्ञासाएं, उनको दूर किया जाएगा। देखने वाला रहेगा कल का दिन, क्योंकि हंगामा खेज होगा। और रत्नाकर जी जैसा कह रहे हैं और किरण रिजिजू पहले कह चुके हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि वो वक्फ संशोधन बिल को बहुत सफलतापूर्वक लेकर आएंगे। रत्नाकर जी आपका धन्यवाद। डीपी यादव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।